हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जीडीएस का अपना चैनल GDS 24/7। मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस के प्रमोशन के बारे में, जीडीएस से शॉटिंग असिस्टेंट बनने तक के सफ़र के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत में हम बात करेंगे जीडीएस के बारे में। तो आखिर जीडीएस होता क्या है? तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कार्यरत हैं वो तो भली भांति परिचित होंगे जीडीएस से, और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से बाहरी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए मैं बता दूं कि जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक, जितने भी पोस्ट ऑफिस आपके ग्रामीण क्षेत्र एरिया में जो होते हैं उसमें काम करने वाले एम्प्लॉय। तो सबसे पहली बात बता दें कि जितने भी जीडीएस होते हैं वो नॉन डिपार्टमेंटल होते हैं, यानी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होते हैं, जो एजेंट के तौर पे ही समझिए विभाग में कार्य करते हैं। उनको विभाग के तरह कोई फैसिलिटी मिलती नहीं है, क्योंकि वो विभागीय कर्मचारी नहीं है, वो अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी होता है। तो ये रही जीडीएस की बात। तो जीडीएस मैं अपनी बात कर लूँ पहले। तो मैं रोशन कुमार, मैं आज से 5 साल पहले जीडीएस के पोस्ट पर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के बड़ा बाजार पोस्ट ऑफिस में मेल पैकर, एज अ मेल पैकर में कार्यरत था। जीडीएस मेल पैकर, जिसे आप लोग आमतौर पर ग्रामीण डाक सेवक समझते होंगे। तो मैं वहाँ बड़ा बाजार पोस्ट ऑफिस में कार्यरत था और मेरा वहाँ काम था मेल को एक जगह से लाके दूसरे जगह डिस्पैच करना। तो आमतौर पर जीडीएस की तो परमानेंट एम्प्लॉय होता नहीं है, उसको सिर्फ 5 घंटे ही ड्यूटी मिलती है, जिसके कारण वो परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा नहीं मिलता है। परमानेंट एम्प्लॉय का दर्जा लेने के लिए किसी भी कर्मचारी को कम से कम 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हम लोग को गैर विभागीय कर्मचारी का दर्जा दिया है और 5 घंटे की ड्यूटी देती है, और 5 घंटे की ड्यूटी के अनुसार TRCA बिल के तहत उसका भुगतान करती है। तो एज ए जीडीएस शुरुआती अभी आपको इस सैलरी 12,000 मिनिमम 5 घंटे वाले की और 10,000 मिनिमम 4 घंटे वाले की सैलरी मिलती है। और काम मोटा मोटी 11 बजे से काम स्टार्ट होके आप 4 बजे तक काम करते हैं। तो ये सिर्फ ऑफिशियली पेपर वर्क है, पेपर पे लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। आपको 8 घंटे लगभग एसओ में काम करने ही होते हैं। तो जब आप जीडीएस बनते हैं तो विभाग आपको प्रमोशन के कई अवसर देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपने सभी ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहे एम्प्लॉय जीडीएस को अपने विभाग में आने के लिए हर एक को मौका देती है। वो एग्ज़ाम लेती है, जो एग्ज़ाम में पास कर जाते हैं उसको डिपार्टमेंट पोस्ट अपने डिपार्टमेंट में ले लेता है और वो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय हो जाते हैं। तो उसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं। उसकी प्रक्रिया ऐसी है कि सबसे पहले आप जब जीडीएस बनते हैं तो आप सबसे पहला एग्ज़ाम आप प्रमोशन का MTS के पद के लिए देते हैं। तो MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ बनने के लिए आपको जीडीएस में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी आप मोटा मोटी 3 साल जब आप विभाग में कार्य कर लेते हैं तब आप एलिजिबल हो जाते हैं MTS की परीक्षा के लिए। तो MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसका सैलरी मिनिमम 18,000 शुरुआत होती है, और जीडीएस में आपको पता ही है 5 घंटे वाले की 12,000 और 4 घंटे जिसकी है उसकी 10,000। और कोई फैसिलिटी नहीं। जब आप डिपार्टमेंट में चल जाते हैं तो आपको टीए मिल जाता है, HRA मिल जाता है, बहुत सारी सुविधाएं, मेडिकल, बहुत सारी सुविधाएं आपको उसमें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले जीडीएस को 3 साल कंप्लीट होने के बाद वो MTS का एग्ज़ाम देने के लिए अपने जोन में एप्लीकेशन भरता है, और फिर वो जो विभागीय परीक्षा होता है उसमें उसको बैठने की अनुमति मिलती है, और उस अनुसार वो पास करके MTS बन सकता है। जीडीएस का सिर्फ एक ही प्रमोशन का लक्ष्य नहीं होता है,
वो विभाग उसको 3 एग्ज़ाम में एक साथ बैठने की अनुमति दे सकते हैं। बाय चांस ये होता है, जैसे जब आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एमटीएस की परीक्षा दे सकते हैं। मान लीजिए कि उस साल वैकेंसी नहीं निकली या किसी कारणवश आप उसमें परीक्षा में पास नहीं हो पाए, तो जब आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पोस्टमैन की एग्ज़ाम देने के लिए। 3 तरह का एग्ज़ाम मैंने पहले बताया, एमटीएस, पीए पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये एक कैडर हो गया, और पोस्टमैन। ये 3 एग्ज़ाम आप 3 साल पे, और ये दोनों पीए ऐसे और पोस्टमैन आप 5 साल जब आप विभाग में जॉब कर लेते हैं जीडीएस के तौर पे, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये दोनों पोस्टमैन और पीए सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आपको 12वीं पास होनी चाहिए और 5 साल क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। तो बात करेंगे अब पोस्टमैन की और पीए की। तो दोनों 5 साल पे है, तो आप 5 साल जब पूरे हो जाए तो फिर उसी तरह फॉर्म भरना है और आपको विभागीय परीक्षा देना है। पास कर गए तो आपको डिपार्टमेंट में ले लिया जाता है। और सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, वो होती है सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट। ये जीडीएस के लिए समझिए एक प्रकार का सपने जैसी बात होती है, और वहाँ तक पहुँचना एक जीडीएस का लक्ष्य होता है। वहाँ तक बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं, लेकिन मौका सभी को मिलता है। जो पकड़ लिया वो बढ़िया, जो नहीं पकड़ा वो वहीं रह जाता है। तो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं, जीडीएस बनते हैं या पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना चाहते हैं। तो बात करें सॉर्टिंग असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट की, पोस्टमैन का क्राइटेरिया सेम है। वो आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो बस आपको फॉर्म भरनी है और एग्ज़ाम देने के लिए उसमें आपको रिजर्वेशन मिल ही जाएगा। बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की। तो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में एक जीडीएस का सिलेक्शन होना डायरेक्ट, ये बहुत ही मेहनत की बात होती है। और मेहनत के साथ साथ आप कहें कि इसमें 90% किस्मत का भी सहारा लेना पड़ता है। तो मेहनत तो आप समझ गए, किस्मत वाली बात सोच रहे होंगे कि आखिर मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। जब आप सॉर्टिंग असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम देंगे तो नॉर्मली आपको फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भर के आप डिवीज़न में दीजिएगा, फिर एडमिट कार्ड इशू होंगे, आप एग्ज़ाम भी दे दीजिएगा। एग्ज़ाम के बाद उसकी प्रोसेस प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया जो है वो थोड़ा यहाँ से अलग हो जाता है जीडीएस के लिए। तो कैसे अलग हो जाता है, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो अलग इस तरह हो जाता है कि मान लीजिए एक पोस्टमैन भी एग्ज़ाम देगा, उसको भी बनना है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। एमटीएस को भी बनना है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पोस्टमैन 3 साल के बाद पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे सकता है, और एमटीएस पहले बने हैं वो 5 साल पूरे होने के बाद, 5 साल जब वो एमटीएस में काम कर लेगा तब वो एलिजिबल हो जाते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। और जीडीएस भी 5 साल पूरे करने के बाद वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फिर एमटीएस और जीडीएस में कुछ अंतर है, दोनों का 5 साल है, लेकिन फिर भी दोनों में यहाँ पे एक अंतर है, और वो अंतर बहुत ही ज़्यादा है, आपको मैं समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए आप जीडीएस हैं, तो आपने और एक पोस्टमैन और एक एमटीएस, तीनों ने एग्ज़ाम दिया। सबको मान लीजिए आप जीडीएस हैं तो आपको बहुत बढ़िया मार्क आ गया, 80-85 नंबर आ गए। 100 नंबर का परीक्षा होता है, एग्ज़ाम होता है, तो आपको 80-85 आ गए। और क्वालिफाई मार्क आपको मान लीजिए 40 नंबर है। और एमटीएस और पोस्टमैन जो साथ में एग्ज़ाम दिए थे, उसका मान लीजिए 40-50 के लगभग नंबर है, और वो क्वालिफाई है, 40 पे पास है और 40 नंबर ही है। तो यहाँ पे सारा चीज़ बदल जाता है, यहाँ सारे चीज़ बदल जाते हैं। चयनित प्रक्रिया यहाँ पे सारे जीडीएस के लिए बदल जाते हैं। तो यहाँ बदल कैसे जाते हैं तो वो जान लीजिए। तो यहाँ पे आप 80 नंबर लाए और उन लोग एमटीएस और पोस्टमैन ने 40-50 ही लाए, तो विभाग यहाँ क्या करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से डिपार्टमेंट में है और आप नॉन डिपार्टमेंटल हैं, आप एक्स्ट्रा विभागीय कर्मचारी हैं, तो डिपार्टमेंट कहता है कि सबसे पहले वो जो डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं
सबसे पहले वो उसका सिलेक्शन लेंगे। आप कितना भी नंबर लाते हैं पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, उससे विभाग को कोई मतलब नहीं है उस समय तक जब आप तीनों के लाइन में खड़े हैं, पोस्ट एमटीएस और पोस्टमैन और जीडीएस के लाइन में खड़े हैं, तब आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना भी नंबर लाए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब उसको ये है कि क्वालिफाई कौन सा है, तो क्वालिफाई तो 40 पे पोस्टमैन भी कर गए, 40 नंबर पे, और एमटीएस भी कर लिया। और मान लीजिए दोनों क्वालिफाई हैं, तो विभाग क्या करेगा, डिपार्टमेंट करेगा, वो सबसे पहले प्रेफरेंस देगा एमटीएस पोस्टमैन को। तो एमटीएस पोस्टमैन को वो सिलेक्शन ले लेगा और जीडीएस को उस समय तक नहीं लेगा। तो जीडीएस को लेगा कब, तो वो भी मैं बता रहा हूँ। तो वो जीडीएस का सिलेक्शन तब होता है जब मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम का लिस्ट बनता है कि इस एग्ज़ाम के लिए 100 एम्प्लॉय की सिलेक्शन हो सकती है। तो पूरा मैं बिहार से हूँ तो बिहार सर्किल वाइज बनती है, और फॉर्म जब फिलअप होता है वो स्टेट वाइज होती है। तो स्टेट वाइज फॉर्म भरा जाएगा, स्टेट वाइज सारा सिलेक्शन होगा, स्टेज वाइज सारा सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले पोस्टमैन एमटीएस को लिया जाएगा, हर जगह से सिलेक्शन होके फिर सीट बनेगी, तो उसका मेरिट लिस्ट में सरप्लस रिजल्ट आता है कि मान लीजिए कहीं वैकेंसी बच गई है, जहाँ 5 सीट था वहाँ 4 का ही सिलेक्शन हुआ, तो सर्किल वाइज पूरे एमटीएस पोस्टमैन जीडीएस को छोड़ के पूरे बिहार में उसका सरप्लस रिजल्ट बनता है। तो सरप्लस रिजल्ट बना, फिर उसको जो वैकेंसी बची है, जैसे 100 में 75 मान लीजिए डायरेक्ट बहाली हो गए, 25 बचे, तो 25 एम्प्लॉय के लिए वहाँ सरप्लस लागू होगा। तो सरप्लस लागू होगा, मान लीजिए 25 का अगर 25 एमटीएस पोस्टमैन पुर गए, यानी 25 आदमी हैं और 25 वो लोग पुर गए, तो वहाँ जीडीएस की कोई सिलेक्शन नहीं होगी। और अगर 25 सिलेक्शन होनी है और सरप्लस में मान लीजिए 20 ही 21 ही एम्प्लॉय पूरे क्वालिफाइड एम्प्लॉय, तो वहाँ पे 20 तो उन लोगों को दे दिया जाएगा। अब 5 सीट जो खाली बच गई, जब उस पर किसी का नहीं, कोई पोस्टमैन एमटीएस नहीं बचा है, तब वो सीट क्या होगा, वो जीडीएस में बांटा जाएगा। अब यहाँ जीडीएस, ये तो किस्मत की बात हो गई कि बहुत कम सीट ही निकलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए, और उसमें भी खाली रह गया, बहुत कम चांस मिलता है ये खाली होने का, ना के बराबर, फिर भी खाली रह गया। तब क्या होगा, तब होती है आपकी मेहनत की, जीडीएस कितना मेहनत किया है उस अनुसार उसका रिजल्ट बनेगा। तो वो देखा जाएगा कि किस कैटेगरी में उसका रिजल्ट बाकी है। तो वो सारे जीडीएस जितना एग्जाम दिए उसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर किनका है। तो मार्किंग वाइज नंबर, अगर आपके स्टेट में सबसे ज़्यादा नंबर हैं और क्वालिफाई हैं आप, तो देखेंगे नंबर हिसाब से, तब जीडीएस का सिलेक्शन किया जाता है। वहाँ पे जीडीएस को मेहनत की ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाने की ज़रूरत होती है कि प्रेफरेंस आपको मिले कि आपका ही सिलेक्शन हो। तो मैं जीडीएस से डायरेक्ट सॉर्टिंग असिस्टेंट बना हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा था किस्मत और मेहनत दोनों की बात होती है। तो मैं 2020 के एग्ज़ाम में जीडीएस से पीए के एग्ज़ाम के लिए मैं टॉप किया था, जीडीएस के लिए टॉप किया था, 79 नंबर मेरा आया था। अब बात करते हैं सॉर्टिंग असिस्टेंट की। तो जीडीएस से मैं सॉर्टिंग असिस्टेंट अभी मुजफ्फरपुर यू डिवीज़न में कार्यरत हूँ। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट का कार्य क्या होता है, तो नाम से ही आपको लग रहा है सॉर्टिंग, यानी सॉर्ट करना चिट्ठी को। वहाँ चिट्ठी लेटर संबंधित कार्य होता है, आपको चिट्ठी को एक डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, स्टेट वाइज होता है और पोस्ट ऑफिस वाइज होता है। ये सब के वीडियो मैंने अभी बना के हाल में ही अपलोड किया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मोटा मोटी मैं बता दूं कि सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम बस चिट्ठी को आपने सॉर्ट करके बस एक गंतव्य स्थान पर पहुंचाना होता है। तो ये सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात।
तो हर कोई जीडीएस का सपना रहता है कि वो सॉर्टिंग असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट बने। तो यही था जिस सॉर्टिंग असिस्टेंट जीडीएस से सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने तक का सफ़र। तो अभी कुछ मैं सॉर्टिंग असिस्टेंट के भी बारे में बता देता हूँ कि सॉर्टिंग असिस्टेंट का जॉब कैसा होता है। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट का जॉब मोटा मोटी चिट्ठी छांटने पैक अथी करने का रहता है। चिट्ठी छांट के आप एक जगह दूसरे जगह आप उसको छोड़ते हैं, बैग क्लोज करते हैं। पोस्ट ऑफिस सब में बैग जो जाता है वो सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा ही बांधा जाता है। तो ये वह सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसकी जॉब कैसी है। तो जॉब सॉर्टिंग असिस्टेंट की शिफ्ट वाइज चलती है। यहाँ पे 24 घंटे ये आरएमएस में सेवा होती है। रेलवे मेल सर्विस ये मेनतः स्टेशन पे ही होती है। रेलवे स्टेशन पे ही एक हॉल कहिए या अपना ऑफिस कहिए, ऑफिस में इसकी पोस्ट ऑफिस चलती है। तो ये शिफ्ट वाइज काम होती है, 2 शिफ्ट वाइज काम होती है सॉर्टिंग असिस्टेंट आरएमएस पोस्ट ऑफिस की। तो एक मैं दोनों शिफ्ट में काम करके देखा हूँ। मैं पहले मॉर्निंग शिफ्ट में काम करता जो 8 बजे से लेके 4 बजे तक चलती है, और दूसरा शिफ्ट चलता है 6 बजे से 6:40 सुबह तक। तो एक 8 घंटे की ड्यूटी होती है और एक 12 घंटे 40 मिनट या 35 मिनट 40 मिनट की ड्यूटी होती है। तो दिन में आपको रोज़ाना कार्य करना पड़ेगा, और सब एक मोटा मोटी कुछ मुसीबत वाली बात के लिए कुछ अच्छी बात नहीं कहेंगे, उसमें है कि आपको वहाँ पे छुट्टी सरकारी जो हॉलीडे होती है, जो डिपार्टमेंट पोस्ट में 16-17 होती है, 16 आमतौर पर, तो वो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। वो छुट्टी आरएमएस में नहीं मिलती है। वो छुट्टी आपको सिर्फ 3 ही मिलेगी, 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती, ये 3 ही मिलती है। और संडे को भी आपको ऑफ नहीं मिलेगा। जब आप 6 दिन कंटिन्यू रोज डेली आप काम करते हैं एज ए सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो 7वां दिन आपको रेस्ट मिलता है। 7वां दिन आप रेस्ट, आपको एक दिन की छुट्टी दी जाती है। जरूरी नहीं कि वो संडे ही हो, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है। तो ये हुई दिन की बात। नाइट शिफ्ट वाले में काम करने का एक फ़ायदा भी है। तो वो नाइट शिफ्ट वाले के लिए एक फ़ायदा क्या है कि वो जब आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो आपको अगला दिन ऑफ दिया जाता है। अगला दिन माने अगर आपने 16 तारीख की रात में ड्यूटी की तो आपको 17 के नाइट शिफ्ट आपको काम नहीं करना, फिर आपको 18 के नाइट में ही आपको ऑफिस जाना है। तो उसमें एक पूरा दिन और एक रात और फिर अगला दिन, क्योंकि आपको रात में जाना है तो इतना रेस्ट मिलता है। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट की हम बात कर रहे थे, तो उसमें सैलरी की बात करें तो बेसिक पे आपका 25,500 हो जाता है, ग्रेड पे आपका 2400 हो जाता है, और कुल मिलाकर 32-33 हज़ार आपकी सैलरी इन हैंड मिलती है। ये हर जगह XYZ सिटी होती है, तो हाउस रेंट कुछ ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है इस पर। XYZ तीनों की अलग अलग रेंट मिलती है। शहर में कुछ ज़्यादा है और मीडियम वर्ग में थोड़ा कम है, तो उस पर फ़र्क पड़ता है। हर जगह के सॉर्टिंग असिस्टेंट की सैलरी हर तरह हो सकती है। तो बची छुट्टी, जब आप GDS होते हैं तो आपको उतना लीव छुट्टी का कोई अथी नहीं मिलता है, लेकिन जब आप सॉर्टिंग असिस्टेंट बनते हैं तो आपको छुट्टी भी मिलती है। पेड लीव, कैजुअल लीव, CL, सारी फैसिलिटी, हाफ पे लीव, ये सारी मिलती हैं। तो सॉर्टिंग असिस्टेंट, GDS से सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने तक का यही था सफ़र। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग भी मेहनत करें और जल्द से जल्द डिपार्टमेंट में आने का कोशिश करें, क्योंकि GDS में अब कितना भी बहुत 10-15 साल काम कर लेते हैं तब आपकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये तक होती है। और अभी के समय को देखते हुए GDS की सैलरी इनफ नहीं मानी जा सकती है। तो आप उस अनुसार भी देखें तो जल्द मेहनत करें और जल्द से जल्द डिपार्टमेंट में आएँ और डिपार्टमेंट में जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।
फ़िलहाल GDS 24 में इतना ही। जो अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से जाकर लाइक एंड सब्सक्राइब करें।